Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome all of you to the second 9 p.m. nursing class. I hope you all have watched yesterday's first session, or if you haven't watched it, koi baat nahi, it is still there, you can watch it. So what are we doing in this series? हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग को अभी हमने स्टार्ट किया है एंड वी आर डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग चैप्टर वाइज. तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जामिनेशंस, दे कैन ऑल्सो वॉच दीज क्लासेस. एंड जितने भी नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं, नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले नॉर्सेट की, आपका जो एक थियोरेटिकल बेस है वो बनना बहुत ज़रूरी है. तो ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि आपका जो थियोरी है, जो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग होगा. चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. अगर आप में से अभी भी ऐसा कोई है जो सोच रहा है कि किसी तरह में शॉर्टकट करके बस कुछ भी छोटा छोटा मेन काम करके कि बस उतना बता दो जितना इम्पोर्टेंट है ना, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा अगर यू वांट टू अचीव एनी ड्रीम ऑफ योर्स. तो चलिए शुरू करते हैं, हार्ड वर्क की तैयारी करते हैं. दिस इज़ सेकेंड सेशन एंड यूनिट 1 वी आर डिस्कसिंग. कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज जो इस क्लास में हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, दे आर मेंटल इलनेस के बारे में बात करेंगे. मेंटल हेल्थ के बारे में हम वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड येस्टरडे. Now this is something very important. I know these topics are quite boring, पर ये जो है it is very important for all. जो भी बच्चा अपने बीएससी नर्सिंग के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चंस आते हैं. नाउ देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ टीम के बारे में और मेंटल हेल्थ नर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर. और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 हम आज ख़त्म कर देंगे. एंड येस, वॉच टिल द एंड सो दैट यू कैन टेक पार्ट इन एमसीक्यू डिस्कशन. तो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें बात करनी है व्हाट इज़ मेंटल इलनेस. येस्टरडे वी हैड टॉक्ड कि मेंटल हेल्थ क्या है. मेंटल हेल्थ क्या है, उसका ऑपोजिट मेंटल इलनेस है. जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ क्या है, जब हम एडजस्ट कर पाते हैं, व्हेन वी आर एबल टू एडजस्ट विद द डिमांड्स ऑफ आवर डेली लाइफ. हमारे काम के, घर के, हमारे एज अ पर्सन क्या क्या रोल्स हैं मेरे, है ना. आई कैन बी अ वाइफ, आई कैन बी अ मदर, आई कैन बी अ सिस्टर, आई कैन बी अ डॉटर एट माई पर्सनल लेवल्स और प्रोफेशनल लेवल्स में जो मेरे काम हैं उनमें मैं किस तरीके से एडजस्ट कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ. इफ़ देयर इज़ माल एडजस्टमेंट जिसकी वजह से सफरिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे सफरिंग्स हो रही हैं या मेरे जो साथ के लोग हैं उनको सफरिंग्स हो रही हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस. डिसहार्मनी, इफ़ देर इज़ नो हार्मनी, इफ़ देर इज़ नो बैलेंस, कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस बना के रखना इज़ अ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ. तो वही अगर डिसइक्विलिब्रियम है, डिसहार्मनी है दूसरे लोगों के साथ, मेरे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस. बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेरे जो रोज़ के काम हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ मेंटल इलनेस. और इस सब की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ. मैं रोज़ अपना जो दिन का काम है, जो पर्सनल लेवल पे जो मेरे काम हैं वो नहीं कर रही हूँ, जो मेरे जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो नहीं कर पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि ये सब हो रहा है मेरे साथ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मेरा बैलेंस नहीं बना हुआ है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या हैं, ये दर्शाती हैं मेंटल इलनेस के साइंस एंड सिम्टम्स हैं. इसी ही टॉपिक को हम बड़ा इलेबोरेट करके इस क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके बीएससी नर्सिंग के फाइनल एग्जाम्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दैट एनलिस्ट या फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस. तो इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर. नाउ अ पर्सन कंसिडर्ड मेंटली इल इफ
द पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड अदर्स। कैसे होते हैं मेंटली इल पेशेंट्स? मान लीजिए कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, डायग्नोज्ड डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उसका जो बिहेवियर है वो परेशानी कॉज कर रहा है खुद पेशेंट के लिए भी, क्योंकि पेशेंट डिप्रेस्ड है तो पेशेंट कुछ नहीं कर रहा है, वो उठ के अपनी ग्रूमिंग या अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, कुछ मन नहीं कर रहा है, द पर्सन इज जस्ट सिटिंग और लाइंग ऑन द बेड होल डे, ना ही तो वो ढंग से खा रहा है ना ही अपने काम कर रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ कॉजिंग सफरिंग। वो उसको भी प्रॉब्लम दे रहा है, पेशेंट को भी और दूसरे लोगों को भी। अगर कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज़, जॉब एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। मेंटल इलनेस का एक बहुत बड़ा साइन है जब कोई भी एक पर्सन अपने रोज़ के काम नहीं कर पाता है, जॉब पे नहीं जा पाता है, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे? घर वालों के साथ, सोशल रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो डिस्टर्बेंस एक क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट मेंटल इलनेस। थोड़ा सा और इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखो, ओके फाइन, चलो, क्योंकि हमारे जो बीएससी के बच्चे हैं उनको डेफिनेशंस लिखनी होती है, तो ये डेफिनेशन आपके काम आएगी। क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस गिवन बाय मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 में जो आया था, वहाँ पे मेंटल इलनेस की डेफिनेशन दी गई है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या डेफिनेशन दी गई है? देखिए, नाउ a significant disorder that impacts a person's thinking, mood, perception, orientation, memory। तो हर जगह डिस्टर्बेंस हो जाती है। थिंकिंग में क्या डिस्टर्बेंस है? पेशेंट के थॉट्स सही नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना डिप्रेशन में। कब आते हैं? डिप्रेशन में पेशेंट को कैसे थॉट्स आते हैं? नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम मतलब कोई भी अच्छी बात पेशेंट को नहीं समझ में आती है, सारे नेगेटिव थॉट्स समझ में आते हैं कि नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, छोटे से एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए आप, ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स क्या आ रहे हैं कि नहीं, मेरे तो बस का है ही नहीं। नॉर्सेट हो सकता है, कुछ आप लोग मल्टीपल अटैम्प्ट किए हो, अभी आपका ये अगला अटैम्प्ट हो, तो थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है, थॉट्स आ सकते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने 2 बार कर लिया, शायद मुझे लगता है कि नॉर्सेट के लिए बनी ही नहीं हूँ मैं। तो वो सब क्या है? वो नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उनको हमें अपने दिमाग में नहीं आने देना है। नेगेटिव थॉट्स को निकाल के एक तरफ रखना है और मन में जो पॉजिटिविटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहना है, उस स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ? रोज़ 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 प्रैक्टिस करके, रोज़ ये चीज़ पे फेथ रख के, विश्वास रख के, बिलीव रख के कि येस आई कैन डू। उसको अगर आप इंक्रीज करोगे ना, दिस पॉजिटिव फेथ को, तो ये नेगेटिव अपने आप वीक हो जाएगा। तो मूड में क्या डिस्टर्बेंस आते हैं? मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं। मूड क्या? सडन मूड स्विंग्स हो जाना, या फिर बैठे बैठे एकदम से गिगलिंग करते रहना, अननेसेसरीली गिगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इनअप्रोप्रिएट जो अफेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे किसी के डेथ में गए हैं, किसी की डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे पेशेंट स्टार्टेड गिगलिंग या फिर बोलना शुरू कर दिया कि मेरा तो मूड बहुत अच्छा है आज। तो ये सब क्या है? मूड डिस्टर्बेंसेस हैं। परसेप्शन, जो मेरे आसपास की चीज़ें मैं उनको ठीक से परसीव ही नहीं कर रही हूँ, डिस्टॉर्टेड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। जैसे कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम परसेप्शन में पढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन में। आई एम नॉट परसीविंग द रियलिटी। रियलिटी क्या है? मुझे वो परसीव नहीं हो रही है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या समय है, कौन सा दिन है, ओके। मेरा ओरिएंटेशन गड़बड़ है। आई एम नॉट ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस। मुझे नहीं पता कौन सा समय है, कौन सा मौसम है, उसमें मौसम के अकॉर्डिंगली मैंने ड्रेसअप नहीं किया है। मेमोरी में क्या डिस्टर्बेंस हो सकते हैं? मान लीजिए एमनीजिया हो गया है, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, एंटेरोग्रेड एमनीजिया, तो चीज़ें भूल जाना। तो अगर नाउ अकॉर्डिंग टू MHCA 2017, मेंटल इलनेस क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, ये सब डिस्टर्ब हो रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल कंडीशंस रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़ भी इसी के अंदर आता है। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड मेंटल रिटार्डेशन अकॉर्डिंग टू MHCA मेंटल इलनेसेस में नहीं रखा गया है, विच इज़ अ कंडीशन वेयर पर्सनस माइंड हैज़ नॉट फुली डेवलप्ड।
तो मेंटल रिटार्डेशन, जिसका कि नाम बदल गया है, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है, पर अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो क्यों हैं? जो माइंड है वो ही फुली डेवलप्ड नहीं है, वो ही अंडर डेवलप्ड है। तो इसको छोड़ा बाकी और जितने डिसऑर्डर्स जिसमें ये इन सब एरियाज में प्रॉब्लम है, प्लस अल्कोहल प्लस ड्रग अब्यूज़, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। तो ये तो एक डेफिनेशन हुई। सेकंड डेफिनेशन पे हम चलेंगे। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिफाइन किया है मेंटल डिसऑर्डर को। देखो, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना अपने, तो एग्ज़ाम में आप डेफिनेशन लिखोगे, साथ में लिखोगे कि वो डेफिनेशन किसने दी है। तो अगर मेंटल इलनेस पूछ लिया जाता है, अगर आपसे मेंटल इलनेस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो लेट मी टेल यू, दो डेफिनेशन आप ज़रूर लिखोगे। एक तो WHO की और एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये दो डेफिनेशन ज़रूर लिखोगे। ओके, देखो, तो मेंटल डिसऑर्डर एज अ सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन पर्सनस बिहेवियर, इमोशंस, कॉग्निशन। सारी चीज़ें एक ही चीज़ों पे बात कर रही हैं। कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस है? पेशेंट का बिहेवियर डिस्टर्ब है, उसके इमोशंस डिस्टर्ब हैं, उसका कॉग्निशन, थिंकिंग, रीजनिंग, सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑल ऑफ दीज आर डिस्टर्ब्ड। नाउ, डिस्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर रहा है, वो अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा है, स्कूल पे नहीं जा पा रहा है, कॉलेज में नहीं जा पा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस ब्रॉडली तीन चीज़ों में, अभी तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले मेंटल इलनेस को डिफाइन करोगे, उसके बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखोगे और इसके साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दोगे और कुछ एग्जाम्पल्स दोगे, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। चेंजेस इन थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग, जजमेंट, जिसकी वजह से पेशेंट के बात करने और बिहेव करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। अगर आप मेनिया वाले पेशेंट्स को देखें तो मेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सोच कैसी हो जाती है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, उनको लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एनर्जी बहुत एक्सेसिव हो जाती है, थकते नहीं हैं, सोना उनको नहीं है, खाना उनको नहीं है। ओके, कैसा फील करते हैं? बड़ा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक फील करते हैं। ड्रेसअप कैसा होता है? बहुत ज़्यादा वो एक तरह से कलरफुल और पूरा मेकअप और पूरी एक्सेसरीज, तो बहुत ज़्यादा तरीके से वो ड्रेस्ड अप होते हैं, जिसकी वजह से उनके बात करने में क्या बदलाव आता है? बात करने में क्या आता है? उनकी जो पेस है, जो स्पीच है, उसका जो रफ्तार है वो बहुत बड़ी हुई होती है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी हो सकते हैं। बिहेव कैसा कर रहे हैं? वेरी एंथुजियास्टिक वे में बिहेव कर रहे हैं। डिस्ट्रेस एंड सफरिंग, जिसकी वजह से दूसरों को सफरिंग हो रही है, उनको भी सफरिंग हो रही है। कैसे सफरिंग हो रही है? एक एग्जाम्पल है, दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट फीलिंग द नीड टू स्लीप, जिसकी वजह से दे आर सफरिंग, उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकती है। नाउ थर्ड इज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज़, वो नहीं कर रहे हैं अपने रोज़ के काम, अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अब मीनिया में क्या है? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और वो मीनिया का जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो व्हाट दिस पर्सन कैन डू, ये बड़े बड़े खर्चे कर सकते हैं, बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी डील्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर सकते हैं। एंड वर्क एंड रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दीज आर डिस्टर्ब्ड। ओके, नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में एंड एडल्ट्स में व्हाट आर द डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। नाउ व्हाट हैपन्स इन चिल्ड्रन, दे डू नॉट हैव दोज अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज हैपनिंग विद देम। इफ दे आर सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, they will not have those words to tell their parents or teachers that what is happening with them. So it is your responsibility to identify that, your responsibility to teach parents as well as
टीचर्स टू आइडेंटिफाई दीज सिम्टम्स। नाउ क्या हो सकता है, जैसे कि स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी, या तो द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, या फिर द चाइल्ड इज़ ओवर स्लीपिंग। ईटिंग में भी या तो बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, या फिर ओवर ईटिंग हो रही है, इरिटेबल है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो रहा है, या फिर गुस्सा बहुत आ रहा है, मूड चेंजेस, सडनली बैठे बैठे रोने लग जाना, या फिर मूड स्विंग्स हो जाना, नाइट मेयर्स। इफ़ द चाइल्ड इज़ गेटिंग नाइट मेयर्स, सडनली स्टार्टेड गेटिंग नाइट मेयर्स, इट कैन बी अ साइन दैट यू शुड टॉक टू द चाइल्ड और पे प्रॉपर अटेंशन। पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल, एकदम से मान लीजिए स्कूल में परफॉर्मेंस लो हो गई है, दैट ऑल्सो कैन बी अ साइन। चाइल्ड इज़ ऑलवेज सैड, या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, ध्यान नहीं लग पा रहा है किसी जगह, सेल्फ हार्म की बातें करना या सेल्फ हार्म ट्राई करना, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करना, वेट लॉस होते रहना, बट दैट इज अनएक्सप्लेन्ड, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन दैट वाई weight loss is happening, and the child remains disconnected. So these are some signs and symptoms, you know, it is very difficult, बच्चों में बहुत मुश्किल होता है उनको ये समझा पाना कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं खाने में, सोने में, ठीक है, एंड दे विल हैव दीज नाइट मेयर्स। तो ऑल ऑफ दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स। एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से कैटेगराइज करके लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैंने बोला ना, डिफिकल्टी स्लीपिंग, तो क्या हो सकता है, ओवर स्लीप भी हो सकता है, अंडर स्लीप भी हो सकता है। Signs and symptoms in adolescence. Now this is also a very important area because adolescence क्या है, इट इज़ मेरे को लगता है मोर प्रोन है टुवर्ड्स गेटिंग मेंटल इलनेस, और इनकी जो मेंटल इलनेस है ना वो कई बार ओवरलैप भी हो जाती है, या फिर वो एक तरह से कैमोफ्लैज हो जाती है। क्यों छुप जाती है, क्यों? क्योंकि हम समझते हैं दैट एडोलेसेंस का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, दे बिहेव इन दिस पर्टिकुलर पेक्यूलियर मैनर। तो ये यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं सिम्टम्स। पर किस तरीके का, अब आप देखोगे ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स ना एडोलेसेंस के साथ नॉर्मल है, तो इनको समझना होगा, बड़ी कीन तरीके से पहचानना होता है। विड्रॉन बिहेवियर, बात ज़्यादा किसी से नहीं करते हैं, आते हैं सीधे अपने रूम के अंदर बैठ जाते हैं, रिस्की बिहेवियर कर सकते हैं। मान लीजिए इफ़ दे आर ड्राइविंग अ व्हीकल, तो बहुत तेज़ चलना, या फिर किसी भी तरह के रिस्की बिहेवियर में इंगेज होना, इन्वॉल्व होना, किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना, किसी लड़ाई झगड़े मारपीट में पड़ जाना, सेल्फ हार्म की बातें करना या कोशिश करना, सुसाइडल थॉट्स या फिर सब्सटेंस यूज़, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। मूड चेंज अगर हो रहा है, चाइल्ड इज़ इरिटेबल, एंग्री है, रोना शुरू कर दिया है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सब मूड चेंजेस हैं। स्लीप एंड ईटिंग क्या है, डिक्रीज्ड और इंक्रीज भी हो सकता है, ईटिंग भी डिक्रीज इंक्रीज भी हो सकता है, वेट चेंजेस भी हो सकते हैं। अकेडमिक में क्या है, पुअर ग्रेड्स भी आ सकते हैं, और फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट, एडल्ट्स, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स इन एडल्ट्स? काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, जैसे कि मूड चेंजेस, स्लीप चेंजेस, सब्सटेंस अब्यूज़, एपेटाइट चेंजेस, अनयूजुअल थिंकिंग, सेल्फ हार्म, विड्रॉल। एंड विड्रॉल मतलब विड्रॉन बिहेवियर मतलब नॉट टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों के साथ मिंगल अप नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप अकेले में हैं। एंड फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि पेन होना, स्टिफनेस होना, एब्डोमिनल पेन होना, हेडेक होना, ये सब सिम्टम्स क्या हैं? दीज आर द कॉज इज स्ट्रेस, द कॉज इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो कि फिजिकल सिम्टम्स में निकल के आ रहे हैं। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो जो नॉर्सेट वाले बच्चे हैं वो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबली और इंडिया में कौन सा जो डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमन है। आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये कन्फ्यूजन का कारण बनता है, तो ध्यान से सुनेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू WHO, डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज, डिप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इशू इन इंडिया। इंडिया में डिप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन। उसके बाद आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड अदर डिसऑर्डर्स। ओके, सो लुक एट दिस स्लाइड। इंडिया में आपको पता होना चाहिए डिप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन, उसके बाद एंजाइटी। ग्लोबली इट इज़ ऑपोजिट। अगर वर्ल्ड की बात करें तो एंजाइटी इज़ मोस्ट कॉमन एंड देन कम्स डिप्रेशन। सो दिस यू मस्ट नो। एक क्वेश्चन पक्का है।
नाउ मेंटल हेल्थ टीम, अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ टीम के बारे में। तो मेंटल हेल्थ टीम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जिसका मतलब क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन के लोग मिलके मेंटल हेल्थ टीम बनाते हैं। वाई? क्योंकि जब भी हम मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो देयर ऑल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काम करता है। कोई एक तरह का अप्रोच काम नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ दवाइयों से काम चल जाएगा, नहीं, या सिर्फ थेरेपी या काउंसलिंग से काम चल जाएगा, नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी। तो साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिक नर्स है, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, सोशल हेल्थ वर्कर, ऑल ऑफ दीज, इन सब का अपना 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 रोल है। जैसे कि साइकाइट्रिस्ट का रोल क्या है? क्यूरेटिव है, दे डायग्नोज एंड दे क्योर द डिजीज। नर्स, you know what is the role of nurse, there are so many functions and roles of nurse. Clinical psychologist का काम क्या है? To apply the tests or to do the assessment, to do the basic assessment. Okay. Therapists, they provide therapy, occupational therapy, individual therapy, family therapy, group therapy. Dietitians, क्योंकि हमें डाइटिशियन की ज़रूरत भी है, यहाँ पे डाइटिशियन का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज़ रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, बीमारी में जो दवाइयाँ हैं उनके साथ व्हाट ऑल टू बी ईटन, क्या अवॉइड करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। सो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल है। फार्मासिस्ट, काउंसलर, ऑल ऑफ दीज हैव अपना अपना रोल है सबका। फंक्शंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स, नाउ देर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। जब आपके एग्ज़ाम में, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से इलैबोरेट करोगे इन रोल्स को। देखो, आप में से कुछ होंगे फॉर्चुनेट बच्चे जिन्होंने देखा होगा इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड, देखा होगा साइकेट्रिक ओपीडी अपने एक्सपीरियंस में देखी होगी, ईसीटी ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इन पॉइंट्स को लिखना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को जॉट डाउन करना है। जिन्होंने नहीं देखा है, सो आप बाकी और एरियाज़ में गए हो, वहाँ से रिलेट करके लिख सकते हो। जैसे कि इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में व्हाट ऑल आर द थिंग्स, क्या फंक्शंस हैं भाई, उनका ओवरऑल देखना, केयर करना, उनके लिए केयर प्लान क्यूरेट करना, नीड बेस्ड उनको केयर प्रोवाइड करना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना, थेरेपीज़ देखना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रिपेयरिंग पेशेंट्स फॉर द प्रोसीजर्स, साथ में उनके जो क्वेश्चंस हैं, एंजाइटी है, क्वेरीज हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। ओपीडी में देयर ऑल्सो हेल्थ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ईसीटी में पेशेंट कितना एंक्शस होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने एंक्शस होते हैं बिफोर ईसीटी ट्रीटमेंट, दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस। एंड साथ साथ में अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन इज़ रिक्वायर्ड ईसीटी में ना, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट, कितनी प्रेपरेशन, ऑब्जर्वेशन और कितना कुछ रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रोल ऑफ नर्स। साइकोथेरेपी यूनिट में प्रिपेयरिंग अ पेशेंट, डे केयर सेंटर्स में। ओके, सो देर आर वेरियस रोल्स ऑफ अ साइकेट्रिक नर्स, ऑफ अ मेंटल हेल्थ नर्स। चाइल्ड केयर साइकेट्री इज डिफरेंट थिंग, कम्युनिटी में देर इज़ अ डिफरेंट रोल, फैमिली थेरेपी यूनिट्स। सो इट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ फंक्शंस। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। देखो, नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब अलग अलग लोग, या फिर कैसे हम समझेंगे नॉर्मल बिहेवियर क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, बस उसी पे बात करनी है। देखो, नाउ फॉलोइंग आर द ट्रेट्स दैट अ नॉर्मल पर्सन possess to a greater degree than an individual who is diagnosed as abnormal. ये कुछ ट्रेड्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल में थोड़ी ज़्यादा लेवल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी को परसीव करना, अपने बिहेवियर को अंडर कंट्रोल रखना। भाई हमें पता है कि अगर हम बाहर हैं, पब्लिक में है, तो हमें कैसे बिहेव करना है, अकेले में है तो कैसे बिहेव करना है। सेल्फ एस्टीम, एक्सेप्टेंस, एबिलिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स एंड प्रोडक्टिविटी। सो दीज आर प्रेजेंट इन नॉर्मल पीपल, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अब WHO ने क्या बोला है, कंसिडर्स नॉर्मैलिटी टू बी ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये कल भी हमने बात करी थी, हेल्थ की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये एक बात हुई कि नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, उनमें ये सारे फीचर्स होते हैं। ओके,
इतना समझिए, अब आगे चलते हैं। नाउ देर आर डिफरेंट पीपल, उन्होंने अलग अलग बात कही नॉर्मेलिटी के बारे में। इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, ये आपको हेल्प करेगा अपने आंसर को इलैबोरेट करने में, ठीक है। फ्रॉइड ने बोला कि नॉर्मेलिटी क्या है, एक आइडियलाइज्ड फिक्शन है, विच मीन्स फ्रॉइड ने बोला कि नोबडी कैन बी नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल, नोबडी कैन बी कंप्लीटली परफेक्ट। ये एक फिक्शन है, सिर्फ ये एक धोखा है कि नॉर्मल कुछ होता है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि जिनमें ट्रेड्स थोड़े ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ट्रेड्स थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं। तो आइडियलाइज्ड फिक्शन है नॉर्मेलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। एरिक एरिक्सन ने बोला कि नॉर्मेलिटी क्या है, एबिलिटी टू मास्टर द पीरियड्स और स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट की, तो एरिक्सन ने बोला कि अगर उन स्टेजेस को अच्छे से मास्टर कर लिया, उन स्टेजेस को अच्छे से पार कर लिया, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉर्मल। एडलर ने बोला पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप सोशल फीलिंग एंड टू बी प्रोडक्टिव इज सेड टू बी नॉर्मल। कार्ल जैस्पर ने बोला, जो जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, अ पर्सनल वर्ल्ड द वे अ पर्सन थिंक्स और फील्स दैट कुड बी ईदर नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, ऑन दैट बेसिस वी कैन बी नॉर्मल, वी कैन बी कैटेगराइज्ड एज एबनॉर्मल। ठीक है, ये हम क्या समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मैलिटी क्या है और एबनॉर्मैलिटी क्या है। नाउ एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की बात करें तो ये क्या है। एबनॉर्मल का मतलब है डिविएंट, मतलब एक सही सही रास्ते पे जाते जाते जो है वो रास्ता बदल गया, डिविएट कर गया, ठीक है, अपने नॉर्मल रास्ते से बदल गया। जब व्हेन बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर कंसिडर्ड नॉर्मल। कौन नॉर्मल कंसिडर किए जा रहे हैं, ये नॉर्मल कंसिडर किए जा रहे हैं जिनमें ये फीचर्स हैं। अगर इन सब से हम डिविएट हो गए तो हम क्या हो गए, हम एबनॉर्मल हो गए। माहर एंड माहर ने बोला 4 बेसिक कैटेगरीज होती हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। बिहेवियर दैट इज हार्मफुल टू द सेल्फ, हार्मफुल टू अदर्स विदाउट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ। अपने आप के लिए कुछ भला नहीं हो रहा है, साथ में अपने आप के लिए हार्म भी हो रहा है, दूसरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, दैट बिहेवियर इज एबनॉर्मल। पुअर रियलिटी कॉन्टैक्ट, इफ द पर्सन इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, अपने फैंटेसी और इमेजिनेशन वर्ल्ड में है, सो दैट इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मैलिटी। इमोशनल रिएक्शंस इनअप्रोप्रिएट हैं पर्सन की सिचुएशन से, एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है एंड द पर्सन इज स्माइलिंग एंड गिगलिंग। तो कैसे हैं इमोशनल रिएक्शंस, इनअप्रोप्रिएट है, दैट मीन्स कुछ एबनॉर्मैलिटी है। इरेटिक बिहेवियर है, रेफर्स टू सडन शिफ्ट इन बिहेवियर शोन, अभी एक पल में द पर्सन इज स्माइलिंग, सेकेंड मोमेंट द पर्सन इज क्राइंग, सो दैट इज क्या है, इरेटिक बिहेवियर है। तो माहर एंड माहर ने बोला कि ये 4 कैटेगरीज हैं जो किसी इंसान को एबनॉर्मल बनाती हैं। फाइन, देखिए आगे पढ़ते हैं। अब इस चीज़ को बताने के लिए कुछ मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के थ्रू एबनॉर्मैलिटी और नॉर्मैलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जैसे मेडिकल मॉडल क्या कहता है, देखो मेडिकल मॉडल मतलब ध्यान रखना फिजिकल डिसऑर्डर्स पे बेस्ड है, उसी के आसपास फोकस्ड है, उसी पे ध्यान दे रहा है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी निकलनी चाहिए, निकल गई तो वो एबनॉर्मल है। कुछ भी ब्लड टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसमें कुछ एबनॉर्मल निकल के आ गया सीटी एमआरआई में, तो एबनॉर्मैलिटी है, नहीं तो नॉर्मल है। मेडिकल मॉडल ये कहता है। स्टैटिस्टिकल मॉडल कहता है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, ओके, सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हैं, अगर उनको फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स नॉर्मल है, अगर डिविएट हो गया दैट मीन्स एबनॉर्मल है। सोशो कल्चरल कहता है, यस, सोशो कल्चरल कहता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके पे अगर साथ चल रहा है तो नॉर्मल है, नहीं साथ चल रहा है तो एबनॉर्मल है। स्टैटिस्टिकल मॉडल कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उनके साथ चल रहे हैं तो ठीक है, अगर डिविएट कर रहे हैं तो एबनॉर्मैलिटी है। बिहेवियर मॉडल कह रहा है अगर अडेप्टिव बिहेवियर है, वी आर एबल टू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशंस, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू डिमांड्स ऑफ लाइफ, अगर हम अडेप्ट कर रहे हैं दैट मीन्स द बिहेवियर इज़ नॉर्मल। अगर हम नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपने अपनी जगह बदली है, जॉब बदला है, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन आपकी चेंज हुई है, अगर उसके साथ एडजस्ट नहीं किया है, माल अडेप्टिव बिहेवियर है। एडजस्ट ना करने या माल अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली,
ओके, तो दैट इज़ माल अडेप्टिव बिहेवियर. सो दीज आर द 4 मॉडल्स. जो भी BSc नर्सिंग के बच्चे हैं, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो दिस इज़ हाउ यू विल एक्सप्लेन. Okay, so I think that's the last slide. Yes, now here comes the very important section, important MCQs for nursing exams. So let us start with MCQs and I want all of you to put the answers. Now, which of the following is a common characteristic of mental illness? हमसे पूछा है mental illness की common characteristic. Short attention span that changes frequently. Attention कम है, थोड़ी सी देर यहाँ ध्यान दिया, थोड़ी सी देर वहाँ ध्यान दिया, थोड़ी सी देर तीसरी चीज़ पे ध्यान दिया. आगे देखते हैं. ओकेजनल सैडनेस आफ्टर अ स्ट्रेसफुल इवेंट. कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है, उसके बाद थोड़ा सा उदास रहना, इट्स ऑल ओके, इट्स नॉर्मल. इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ. टेम्परेरी मूड स्विंग्स दैट रिजॉल्व ऑन देयर ओन. तो टेम्परेरी मूड स्विंग्स हम सबको होते हैं, जो अपने आप ठीक हो जाते हैं. शॉर्ट अटेंशन स्पैन दैट चेंजेस फ्रीक्वेंटली एंड इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ. सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए. इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ व्हेन वी आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. ओके, फाइन. फर्स्ट भी हमारा आंसर हो सकता है, पर हमसे अगर हम कॉमन देखें तो ऑप्शन सी हमें ज़्यादा सही समझ में आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पर्सन स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस जिसको है, क्या फीचर यहाँ पे बताए. कंसिस्टेंटली हाई सेल्फ एस्टीम. नो, दिस इज इन फैक्ट नॉर्मल. डिफिकल्टी कोपिंग विद एवरीडे स्ट्रेसेस. टेम्पररी स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम्स. फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हैप्पीनेस विदाउट रीजन. फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हैप्पीनेस विदाउट रीजन. तो ये किस में होता है, ये मेनिया में होता है ना, जिसमें पेशेंट कोई रीज़न के बिना ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है. लिखा है ना यहाँ पे, इंटेंस हैप्पीनेस. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिवियर मेंटल इलनेस. लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ. नो, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमसे सीवियर मेंटल इलनेस पूछा है, और जब हम सीवियर मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो दैट मीन्स जो हमारा इम्पैक्ट है या जो हमारा डिस्टर्बेंस है हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो ये लिमिटेड लिखा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है. इंक्रीज्ड सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशंस, वी शुड हैव इट. persistent disturbance in thoughts, emotions and behavior. Temporary changes in mood due to external factors. This is also normal. So the answer is option C. Thoughts, emotions और behavior में लगातार disturbance बने रहना. Next, which of the following is the most common mental illness in India? I think यहाँ पे मैंने options थोड़े गड़बड़ लिखे हैं. चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं. Most common mental illness in India is depression. ठीक है, so first is depression, then is anxiety. सेकेंड मोस्ट कॉमन इज एंजाइटी. और ग्लोबली पूछा है हमसे, ग्लोबली पूछा है. यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड PTSD. सो वी नो द आंसर इज एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि ग्लोबली एंजाइटी ज़्यादा कॉमन है एंड देन डिप्रेशन, है ना. ओके, सो दैट्स ऑल आई थिंक. सो यस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ICD 11 एंड DSM 5. Thank you everyone for coming and joining and listening. I hope all of you are understanding and making notes. So see you all tomorrow in next class.